हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फेयोल तक कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। He was born in 1856 in USA. Later he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer in 1878. So when he was working as a mechanical engineer in Midwell Steel Company, he realized that the organization was not working systematically और वहाँ पे मैनेजमेंट और प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ों का बहुत लैक हो रहा था। तो कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं करती थी, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी उनकी वर्किंग में, कोई एफिशिएंसी नहीं थी। तो उन्होंने कुछ सोचा, मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में सोचा उन्होंने। तो उनका जो मेजर फोकस था टेलर का वो था कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। So being from an engineering background, what he did, he developed some scientific studies and techniques। और उनकी जो टेक्निक्स थी वो बेस्ड थी ऑन ऑब्जर्वेशंस इन फैक्ट्री। वो फैक्ट्री में गए और फैक्ट्री में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई किस तरीके से वर्किंग चलती है, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो वर्किंग हो रही है तो वो तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी इन्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड सिचुएशंस में वर्किंग हो रही थी। कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी वहाँ पे, किसी भी चीज़ की प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती थी। तो मतलब मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी वहाँ पे। तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इसीलिए फिर उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप करी। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम। चलिए अब देखते हैं इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो फर्स्ट ही पब्लिश बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे एंड हिज मेजर बुक्स वर शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपकी वन वर्ड और MCQs टाइप के क्वेश्चंस में आ सकती हैं, तो आप इन पे खास ध्यान रखिएगा। देन ही एम्फसाइज्ड ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साइंटिफिक टेक्निक्स से हल की जा सकती हैं। तो उनका जो मेजर फोकस था वो यही था कि भाई मैनेजमेंट आप करो, लेकिन किससे? साइंटिफिक टेक्निक्स से। तो साइंटिफिक टेक्निक्स क्या थी ये अब समझते हैं। चलिए देख लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब। यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है, इसे देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको मैनेजमेंट के हर एलिमेंट में साइंस को अप्लाई करना है, कि आपको जो भी आप मैनेजमेंट का डिसीजन लेंगे वो आप साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स को दिमाग में रखते हुए फिर उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। और रिमेंबर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या मतलब हुआ इसका? कि आपको रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से चली आ रही है, कोई थ्योरी दे दी गई तो आप उसी थ्योरी को अंधे होकर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको साइंस का एप्लीकेशन करना है। साइंस में क्या होता है कि भाई प्रैक्टिकलिटी होती है। साइंस प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होती है। वो एक सिचुएशन का पूरा एनालिसिस करती है, डीप ऑब्जर्वेशन करती है उस सिचुएशन का, फिर कोई सूटेबल टूल या टेक्निक सजेस्ट होती है, फिर उस टूल या टेक्निक के बेस पे आप मैनेजमेंट के डिसीजंस लीजिए। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब, कि आप साइंस को दिमाग में रखते हुए आप साइंस का एप्लीकेशन करेंगे मैनेजमेंट के हर एलिमेंट के अंदर। अब बात आती है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या डेफिनेशन दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, तो देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू। यानी कि क्या मतलब हुआ कि पहले से पता होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि पहले से एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि उसको अपने एम्प्लॉय से क्या काम लेना है, क्या काम करवाना है, ये उसको पहले से पता होना चाहिए। एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और फिर देखना कि वो अपने काम को किस तरीके से बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकते हैं। तो ये हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं। तो टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। चलिए अब उनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको मैनेजमेंट के एलिमेंट्स यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजन लेते टाइम आपको रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं करना है, आपको साइंस को अप्लाई करना है। क्या फ़र्क है दोनों में?
रूल ऑफ थंब का मतलब हो गया कि भाई कोई थ्योरी पहले से दे दी गई है और उसी थ्योरी को आप बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, बस अंधे होकर आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया रूल ऑफ थंब। लेकिन आप ऐसे मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, आपको साइंस को अप्लाई करना है। साइंस में क्या होता है, साइंस होती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड। साइंस जो है वो किसी प्रेजेंट सिचुएशन का एकदम डीप एनालिसिस करती है, डीप ऑब्जर्वेशन करती है और उसके बाद कोई टूल या टेक्निक वो सजेस्ट करती है और उसके ऊपर यानी उस टूल या टेक्निक के बेस पे आपको मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने हैं। तो ये हो गया साइंस का मतलब कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब का एप्लीकेशन नहीं रखना है, आपको साइंस को अप्लाई करना है। एक एग्जांपल ले लीजिए इसका कि जैसे अगर आपको कोई बहुत पुरानी बात है, 50-60 साल पुरानी, कि कोई टेक्निक बताई गई थी या फिर कोई थ्योरी दे दी गई थी कि भाई इतने यूनिट्स बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो क्या अगर आप उसको प्रेजेंट टाइम में भी अगर अप्लाई करते हैं यही सोच के कि भाई एक थ्योरी है कि भाई इतनी यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में और उस टाइम में 50-60 साल पुराने टाइम में बहुत फ़र्क हो गया। भाई आज तो टूल्स एंड टेक्निक्स नए हैं और आज तो टेक्नोलॉजी कुछ और है, आज तो प्रोडक्शन का पूरा मेथड ही कुछ और है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आज भी उतने ही घंटे लगे उस पर्टिकुलर यूनिट्स को बनाने के लिए जितने पहले लगा करते थे। तो अगर आप वही उसी 5 घंटे के हिसाब से अगर आप आज भी डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको साइंस को अगर आप अप्लाई करेंगे, आप प्रैक्टिकलिटी से सोचेंगे, आप पूरी टाइम स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक डे टू डे टारगेट सेट करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। तो टेलर ये कहते हैं कि भाई आप सोचिए एज अ मैनेजर कि आपकी जो आप साइंस को अप्लाई करिए और आप देखिए कि किस मेथड से फ़ायदा हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। और टेलर का कहना ये है कि भाई ऐसा मेथड, बेस्ट पॉसिबल मेथड एक ही हो सकता है, तो इसीलिए उसको साइंस कहा जाता है। तो ये फाइंड आउट करना कि वो कौन सा मेथड है, ये फाइंड आउट करना मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ये फाइंड आउट एक बार कर ले कि वो कौन सा बेस्ट पॉसिबल मेथड है, फिर उसके बेस पे उसको मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने। तो ये हो गया भाई साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं। एक सुपीरियर्स का ग्रुप हो गया जो कि हो गया मैनेजमेंट लेवल का ग्रुप, और एक हो गया सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप जो कि हो गया वर्कर लेवल का ग्रुप। दोनों के एटीट्यूड्स में ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट रहता है। तो कहा यह जाता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि भाई दोनों ग्रुप्स हार्मनी में काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके पीसफुली काम करें, डिस्कॉर्ड में काम ना करें, यानी कि एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स ना रखें। तो भाई किस तरीके से डिस्प्यूट्स होते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनका एटीट्यूड कुछ इस तरीके से होता है कि भाई ये जो मेरे वर्कर हैं ये तो गुड फॉर नथिंग है और ये कोई काम धंधा करते नहीं हैं, इनको तो हम बस फ्री की सैलरी दे रहे हैं और हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ये लोग ज़्यादा बना के नहीं देते हैं। और वर्कर का क्या कहना है, वर्कर का ये कहना है कि भाई हमें तो ओवरबर्डन किया जा रहा है, हमसे तो ज़्यादा काम लेते हैं, हमसे ज़्यादा काम कराते हैं और हमें उस हिसाब से सैलरी नहीं देते और उस हिसाब से फिर वो अपनी एफिशिएंसी दिखाता नहीं है। तो दोनों के एटीट्यूड्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप देखिए कि दोनों के ही एटीट्यूड्स गलत हैं। तो इसलिए क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जब दोनों लोगों को काम करना है तो उनके एटीट्यूड्स अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, जब एक ही पर्टिकुलर गोल अचीव करना है जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मेंटल रिवॉल्यूशन करना ज़रूरी है, दोनों ही ग्रुप्स को अपने अपने एटीट्यूड में चेंज लाना ज़रूरी है। दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। कैसे रख सकते हैं ख्याल, इसका सॉल्यूशन भाई एक ये है कि भाई वर्कर लेवल के जो लोग हैं उनको चाहिए कि उनको हाई सैलरी मिले और मैनेजमेंट लेवल के लोग को चाहिए कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं कि भाई मैनेजमेंट ये बोले वर्कर से कि तुम मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करके दो तो मैं तुम्हें ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वर्कर खुशी खुशी काम करेगा, मोटिवेट होकर काम करेगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो इसलिए दोनों ग्रुप्स का मेंटल रिवॉल्यूशन ज़रूरी है, तभी वो हार्मनी में काम कर पाएंगे और उनके बीच में डिस्कॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है, ये इसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है
कि कॉपरेशन में काम करिए। एक जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करो, नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में मत सोचो। आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, आपको इंडिविजुअलिज्म के बारे में नहीं सोचना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो आपको कॉपरेशन में काम करना है। इसका मतलब ये हो गया भाई, कॉपरेशन में क्या होगा कि एक तरीका इसका ये है कि आप अपने वर्कर्स को अपनी अगर प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे तो आपके जो वर्कर्स हैं ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको जो है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। तो जब फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है तो वो ज़्यादा कॉपरेशन शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। तो आपको करना क्या है कि जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, सपोज करिए कि आप वर्कर के बारे में ही कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उससे सलाह मांगिए कि भाई आपकी क्या राय है, तो उसके सजेशन को आप वेलकम करिए। और अगर आपको उसका सजेशन अच्छा लग रहा है तो आपको उसको रिवॉर्ड भी करना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों लोग, दोनों ग्रुप्स और सारे ही ग्रुप जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम कर सकते हैं बिना अपना अपना इंटरेस्ट सोचे। तो ये हो गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब। इसमें क्या है कि भाई एक और चीज़ टेलर सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है, जो बर्डन है, वो दोनों ही ग्रुप्स के ऊपर एक जैसा होना चाहिए। कि भाई अगर मैनेजमेंट लेवल का बंदा इतना काम कर रहा है तो वर्कर इतना ही काम कर रहा है, दोनों लोग बराबर का काम कर रहे हैं। जैसे कि जापानीज़ कंपनी में ज़्यादातर होता है कि भाई वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसके साइड बाय साइड मैनेजर काम करता है। यानी कि क्या करता है कि वर्कर जब काम कर रहा है तो मैनेजर उसके साथ खड़ा रहता है, उसको मोटिवेट करता रहता है, उसको सुपरवाइज करता रहता है, डायरेक्ट करता रहता है। तो इससे क्या होता है कि भाई वर्कर का भी एक तरीके से इंटरेस्ट और मोटिवेशन बना रहता है कि अच्छा ठीक है, सिर्फ मैं ही ओवरबर्डन नहीं हूँ, ये भी मेरे बराबर ही काम कर रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्कर 8 बजे आ रहा है और मैनेजर जो है वो 10 बजे आ रहा है। तो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, तभी दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉपरेशन रह पाएगा। वरना तो सब अपना इंडिविजुअलिज्म अगर सोचेंगे तो कॉपरेशन नहीं हो पाएगा, कॉपरेशन नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी से ही आती है। तो वर्कर्स की एफिशिएंसी होनी ज़रूरी होती है। अब करना क्या होता है कि जब आप वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन देख के करिए और फिर उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ असाइन करिए। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको उनको ड्यूटी असाइन करनी है। ये नहीं कि बंदे ने भाई कोई और किसी चीज़ में ग्रेजुएशन की हुई है और आप उसे कोई और काम करवा रहे हो, वो तो उसको आता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको ड्यूटी असाइन करनी है और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको अरेंज करके देने होते हैं, ताकि उसको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और वर्किंग के बारे में टाइम टू टाइम उसको अपडेट मिलता रहे, वो टाइम टू टाइम अपने आप को ट्रेन करता रहे। उससे क्या होता है कि आपकी वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और जब आपके वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो भाई ये थे टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो अभी हमने देखे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप बाय टेलर। अब देखते हैं हम साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप बाय टेलर। दोनों में फ़र्क क्या है? टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंशिएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस, वहीं टेक्निक्स का मतलब होता है एक कंप्लीट मेथड या फिर स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस। तो फर्स्ट टेक्निक देखते हैं हम। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें टेलर ये सजेस्ट करते हैं कि भाई एक फैक्ट्री को आपको 2 डिपार्टमेंट्स में बांट देना चाहिए। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि प्लानिंग वाला जो डिपार्टमेंट है वो पीसफुली प्लानिंग कर पाए, उसके ऊपर प्रोडक्शन का लोड ना रहे, और प्रोडक्शन वाले के ऊपर प्लानिंग का लोड ना रहे, वो ठीक तरीके से प्रोडक्शन कर पाए। तो होता क्या है कि भाई फैक्ट्री के ऊपर एक फैक्ट्री मैनेजर होता है और दोनों डिपार्टमेंट्स के अपने अपने इंचार्ज होते हैं कि भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट का प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन इंचार्ज। तो फैक्ट्री मैनेजर को क्या करना होता है कि इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वर्कर्स को कि काम किस तरीके से होना है।
तो भाई अगर पूरी फैक्ट्री में जितना भी काम होना है उस सबका इंस्ट्रक्शन एक फैक्ट्री मैनेजर ही दे रहा है, तो इससे तो भाई फैक्ट्री मैनेजर भी कंफ्यूज हो जाएगा, कहीं मिस कर जाएगा, और वर्कर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें टेलर ने इस प्रिंसिपल में सजेस्ट ये किया है कि एक फैक्ट्री मैनेजर यानी कि एक मैनेजर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो कि वो भाई इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंट हो, वो एजुकेटेड हो, वो एनर्जेटिक हो, ऑनेस्ट हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक इंसान के अंदर या फिर एक मैनेजर के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ होना पॉसिबल नहीं होता है। तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दें। वो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होंगे, और जब वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वर्कर को बेहतर समझ आएगा और वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो कैसे डिवाइड किए गए हैं वो 8 स्पेशलिस्ट? ये जो टेक्निक है वो एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर का ही एक एक्सटेंशन है। उसमें भी लेबर को डिवाइड करा जाता है, यहाँ भी लेबर को डिवाइड किया गया है। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 फोरमैन्स आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 फोरमैन आते हैं। ये 8 फोरमैन्स एक फैक्ट्री के अंडर काम करते हैं, और फिर ये लोग वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वर्कर इससे फिर ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर पाता है। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। रूट क्लर्क का काम क्या होता है? रूट क्लर्क का काम होता है कि भाई जो मैकेनिकल जॉब है या फिर जो मैकेनिकल वर्क है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन या काम होना है, वो काम के सारे स्टेप्स, मेथड रूट क्लर्क डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरीके से काम होना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है कि वो डिसाइड करता है कि एक काम कितनी देर में हो पाएगा, और प्रोडक्शन का अगर कोई काम है तो वो कितनी देर लगेगी, उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट शीट साथ के साथ प्रिपेयर करता हुआ चलता है। डिसिप्लिनरियन का काम है कि भाई जो भी काम हो रहा है वो ऑर्डरली और सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है या नहीं, ये मेक श्योर डिसिप्लिनरियन करता है। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 फोरमैन्स आते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का काम क्या है कि भाई एक प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो सारे रिसोर्सेज गैंग बॉस अरेंज करके देता है। स्पीड बॉस का काम क्या है? स्पीड बॉस ये मेक श्योर करता है कि वो जो आपको टास्क दिया गया है वो टाइम पर हो जाए। और रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? रिपेयर बॉस ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो मशीन्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, अगर नहीं कर रही हैं तो वो उसको रिपेयर कराए। इंस्पेक्टर का काम है कि भाई वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करता है। तो ये सारे ही, ये जो 4 ये और ये 4 ये, तो 8 जो फोरमैन्स हैं वो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये लोग जब सब डायरेक्शन से एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी शो करता है। तो यही फ़ायदा होता है इस टेक्निक का, फंक्शनल फोरमैनशिप का यही फ़ायदा है कि एक फैक्ट्री मैनेजर इंस्ट्रक्शन ना दे के अलग अलग 8 फोरमैन्स अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट जब एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी शो करता है। तो सेकंड टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें होता क्या है कि ये टेक्निक ये इंसिस्ट करती है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन पहले से अपने प्रोडक्ट्स के लिए, मैन के लिए या फिर मशीनरी के लिए, सारी ही चीज़ों के लिए, बेसिकली एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस के लिए आप पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखिए। आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको चाहिए क्या। आपको प्रोडक्ट्स का वेट, साइज़, कलर, मेजर, सब चीज़ का एक स्टैंडर्ड पहले से सेट करना होगा, ताकि जब उसका प्रोडक्शन हो तो जितनी भी सारी यूनिट्स हों वो सारी एक दूसरे से आइडेंटिकल हों। अब भाई ये 2 मार्कर्स का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ऐसा होता कि इनमें से एक भारी और इनमें से एक हल्का होता, या छोटा या लंबा होता, तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए ये कहते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स का जितना भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट है वो उसकी सारी यूनिट्स का जो स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए, उनमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उनका वेट, कलर, मेजर, साइज सब कुछ सेम रहना चाहिए। उसी तरीके से आपकी मैन और मशीनरी, इनका भी पहले से स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि आपको कितना काम लेना है। भाई मशीन है तो मशीन से कितना आउटपुट बनवाना है एक दिन में, और मैन है तो मैन से कितना काम करवाना है एक दिन में। तो इस चीज़ के आपको पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखने चाहिए। एक और चीज़ ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी वैरायटीज़ में डील करने के बजाय थोड़ी कम वैरायटीज़ में डील करना चाहिए, लेकिन उन वैरायटीज़ में वो स्पेशलाइज्ड हो और उन वैरायटीज़ की सारी यूनिट्स में वो
स्टैंडर्डाइजेशन रखे तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो पहले बहुत वैराइटीज़ में डील करती थी, अब उन्होंने अपनी वैराइटीज़ जब रिड्यूस करी तो उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे एक ड्रास्टिक चेंज आया था, पॉजिटिव चेंज। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते क्या हैं कि टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स साइज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपका एक कंप्लीट लाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा उसका साइज टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स सारी चीज़ें आइडेंटिकल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक छोटा एक लंबा बन जाए, तो इससे प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। नेक्स्ट इज टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट। भाई एक ही यूनिट मतलब एक ही प्रोडक्ट लाइन है तो उसकी जो 2 यूनिट्स हैं वो सेम साइज टाइप की होंगी, तो उनके पार्ट्स में इंटरचेंजेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि ये दोनों मार्कर एक ही कंपनी ने बनाए हैं, अगर मैं इसका कैप इसमें लगा दूं और इसका कैप इसमें लगा दूं तो ये दोनों फिट हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि इन दोनों का जो साइज टाइप शेप है वो सब कुछ सेम है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं होता तो ये दोनों एक दूसरे, इनके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो ही नहीं पाते। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट जो है प्रोडक्ट का वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए। नेक्स्ट टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। भाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ख़राब क्वालिटी का बन गया एक अच्छी क्वालिटी का बन गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जितने भी प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सारी आइडेंटिकल इन नेचर होंगी। नेक्स्ट टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन। भाई मैन और मशीन का भी आपको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले से सेट करना है। मशीन से आपको कितना काम लेना है, मैन से आपको कितना काम लेना है, ये सारी चीज़ें आप पहले से सेट करके रखिए। तो इससे क्या होगा कि भाई वो लोग भी ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर पाएंगे। इससे जैसे अब मैन है तो मैन से आप एक दिन तो बहुत सारा काम करा रहे हो, भाई उसको ओवर टाइम करा रहे हो, और एक दिन आपने उसे 1 घंटे में वापस भेज दिया, तो इससे क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी नहीं आती है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो उसी तरीके से मशीनरी का भी होता है कि आपको सेट करना होगा कि भाई एक मशीन एक दिन में इतने घंटे चलेगी तो वो उतने घंटे चलेगी, उतने आउटपुट बनाएगी तो उतने ही आउटपुट बनाएगी। तो ये स्टैंडर्ड्स आपको पहले से सेट करके रखने पड़ते हैं। ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। चलिए थर्ड टेक्निक देखते हैं। थर्ड टेक्निक है हमारी फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है थकान, यानी कि आपका एम्प्लॉय भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो जाहिर बात है वो है तो एक इंसान ही ना, तो वो कंटिन्यूसली काम तो नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी जो है वो टायर्ड हो जाएगी। तो जब उसकी बॉडी टायर्ड होगी तब वो उतनी एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा जितनी वो कर सकता है। तो फैटीग स्टडी में ये होता है कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा एकदम ही पूरा कंटिन्यूस काम कराते नहीं रहना चाहिए, उसको बीच बीच में एक रेस्ट देना चाहिए, बीच बीच में रेस्ट देते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि भाई उसके एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होता है। जब भी ऐसा हो रहा होता है कि भाई उसकी एनर्जी डाउन हो रही है और भाई अब वो काम नहीं कर पा रहा है या फिर एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा है, तो उस टाइम पे मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को एक रेस्ट दे देना चाहिए, और फिर जब वो वापस आएगा तो फिर वो वापस से अपनी एनर्जी को रीगेन करके आएगा और फिर उसी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। तो फैटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि रेस्ट तो देना है, लेकिन रेस्ट कितने रेस्ट देने हैं और कितना लंबा रेस्ट देना है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, इसकी स्टडी करते हैं हम फैटीग स्टडी में। अब ये जो चीज़ है ये भी आप मैनेजर की विशन विल से नहीं चलती है कि भाई जब मर्जी करा तब रेस्ट दे दिया, जब जितने करे उतने दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैनेजर को क्या करना होता है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करनी होती है। वो भाई वर्किंग एरिया में जाए और वो ये ऑब्जर्व करे कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं तो वो कितनी देर में थक जा रहे हैं, या फिर कितनी देर में ऐसा हो रहा है कि इतनी देर के बाद उनका एफिशिएंसी लेवल लो होता जा रहा है। तो उसी टाइम को नोट करके मैनेजर को उस टाइम पे उन्हें रेस्ट देना चाहिए। जब वो रेस्ट पर से वापस आएंगे तो क्या होगा कि भाई वो अपना एनर्जी लेवल रीगेन करके आएंगे। तो फैटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल की और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स क्या होने चाहिए। इसमें आप साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके एक डीप ऑब्जर्वेशन करके फिर एक मैनेजर को डिसाइड करना है कि भाई कितने लंबे रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए और कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है बेस्ट पॉसिबल मेथड ढूंढता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, प्रोडक्शन का या किसी भी चीज़ का एक बेस्ट पॉसिबल मैनर ढूंढता है जो कि उसको कॉस्ट में भी कम पड़े, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम हो। तो ऐसा कौन सा मेथड है ये जानने के लिए भी क्या होता है कि भाई आपको रूल ऑफ थंब का यूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर भी एक डीप ऑब्जर्वेशन करनी है, अपने पूरे चेक करना है कि भाई किस मेथड से कम मेरी कॉस्ट आ रही है और ज़्यादा एफिशिएंसी आ रही है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
फिर उस मेथड को आपको अप्लाई करना है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि एक शू मेकिंग कंपनी है, उसको क्या है कि भाई दो ही मेथड होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होता है, एक लेबर इंटेंसिव होता है। तो दोनों में से कौन सा यूज़ करें? भाई कैपिटल इंटेंसिव लगा के देखा, फिर लेबर इंटेंसिव लगा के देखा, फिर दोनों को कंपेयर करा कि इन दोनों में से किस में कम कॉस्ट आ रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहा। और देखना है कि भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से चलना होता है कि कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उस हिसाब से चलना होता है मैनेजर को। तो उस हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देगा दोनों में से कोई भी मेथड, उसी मेथड को आप अप्लाई करोगे। आप ब्लाइंडली रूल ऑफ थंब की तरह आप किसी भी मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, आप डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पर भी आप साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके एक डिसीजन लेंगे। इसी को हम मेथड स्टडी बोलते हैं। तो मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल मैनर विच कैन ब्रिंग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तीनों ही चीज़ होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिफ्थ टेक्निक। फिफ्थ टेक्निक है हमारी टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि आप ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना समय लग रहा है, और वो जो आप टाइम नोट डाउन करेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे, विल्स एंड विशेस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि आपने सोच लिया कि अरे ये काम तो करना है, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, या फिर इसे करने के लिए तो 5 घंटे लगेंगे। ये मैनेजर के इंट्यूशंस या विल्स एंड विशेस यहाँ पे नहीं काम करते हैं। यहाँ पर भी आपको साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना है, यानी कि प्रैक्टिकली जाकर डीप ऑब्जर्वेशन और डीप एनालिसिस करना है पूरी सिचुएशन का। आप किसी प्रोडक्ट को बनते हुए देखेंगे और आप फिर देखेंगे कि भाई आप स्टॉप वॉच लेके खड़े होंगे और आप देखेंगे कितनी देर लग रही है, और इसी ऑब्जर्वेशन को आप कम से कम 100 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर उसका एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को एक टारगेट सेट करके देना है, स्टैंडर्ड टारगेट, कि भाई आपको एक दिन में या फिर एक हफ्ते में या एक महीने में आपको इतना गोल अचीव करना है या फिर आपको इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। आपको उनका टारगेट सेट करना है, एक स्टैंडर्ड टारगेट। तो वो भी आप टाइम स्टडी के थ्रू करेंगे। आप देखेंगे कि भाई इतने काम को करने में कितना समय लग जाएगा, फिर ही तो आप उसको वो टारगेट देंगे। आप ऐसे ही थोड़ी दे देंगे कि भाई आपको 1000 यूनिट चाहिए एक दिन के अंदर, तो ये तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। अगर किसी सिचुएशन में ये पॉसिबल भी है। तो क्या करना है कि मैनेजर को एक पूरी डीप ऑब्जर्वेशन करनी है, टाइम स्टडी करनी है, फिर अपने वर्कर के लिए टारगेट सेट करना है। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अगर एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में आपको अपना जॉब कंप्लीट करानी है, आपको अपना टास्क अकम्प्लिश कराना है, तो आप ये देखेंगे कि कितने लोग मिलकर उस काम को कर पाएंगे। तो आप ये फाइंड आउट करेंगे इसी के थ्रू कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट पॉइंट इज कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। भाई आप जब काम करवाएंगे, आप एक डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे फैक्ट्री में खड़े होकर, तो आप ये देखेंगे कि भाई आपने अपने वर्कर को एक टारगेट दिया, तो उस टारगेट के मतलब टाइम के अंदर जिसने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया वो तो है एवरेज वर्कर, जिसने टाइम से पहले वो टारगेट कंप्लीट कर लिया वो है एफिशिएंट वर्कर, और जिसने जो टाइम पर अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया वो है इनएफिशिएंट वर्कर। तो टाइम स्टडी के थ्रू आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। ये थी टाइम स्टडी। चलिए देखते हैं 6th टेक्निक। तो 6th टेक्निक है हमारी मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो ये ऑब्जर्व करता है कि आपका जो वर्कर है वो कितना मूवमेंट कर रहा है, कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। भाई कितनी बार वो बैठ रहा है, कितनी बार खड़ा हो रहा है, कितनी बार झुक रहा है, कितनी बार चल के इधर से इधर जा रहा है, तो वो मूवमेंट कितनी बार कर रहा है। ये इस चीज़ का डीप ऑब्जर्वेशन करने को मोशन स्टडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों करा जाता है ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए करा जाता है ताकि आपका जो वर्कर है वो फिजूल ही अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। अगर वो अपनी एनर्जी फिजूल में वेस्ट नहीं करेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी लेवल शो कर पाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर भाई आपका वर्कर है वो काम कर रहा है और उसका जो टूल बॉक्स है वो टेबल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो वर्कर है वो बार बार झुकेगा और टूल बॉक्स में से सामान निकालेगा, फिर यूज़ करेगा, फिर झुकेगा, फिर निकालेगा, फिर झुकेगा, तो वो बार बार जो उसका बेंड डाउन वो हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि भाई उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जो उसका जो
कोर टारगेट है वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहा, वो उतनी एफिशिएंसी शो नहीं कर पा रहा। तो इसका सॉल्यूशन आप ये कर सकते हैं कि भाई आप उसके पास में एक स्टूल रख दीजिए, उसके पास में आप स्टूल रख देंगे, उस पर टूल बॉक्स रख देंगे, तो क्या होगा कि भाई वो ऐसे ही डायरेक्ट उठाएगा यूज़ करेगा, ऐसे ही उठाएगा यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी ज़्यादा बार बार झुकने में वेस्ट नहीं होगी। इसी चीज़ को आपको क्या करना है कि कम से कम 100 बार इस ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म करना है करीब अलग अलग डिफरेंट वर्कर्स पे, और फिर आपको देखना है कि क्या सब लोग ही ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर रहे हैं। तो क्या होता है, मोशन स्टडी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपने वर्कर का मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व करना है कि वो जॉब परफॉर्म करते टाइम कितना मूवमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। उसके बाद आपको देखना है कि वो कितना प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, वो कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि वो बार बार झुक रहा है, तो भाई ये तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो गया, अननेसेसरी हो गया, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी, फालतू में ही एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी। और प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है कि भाई वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ले रहा है, तो इसका कम एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और उससे काम भी उसका बेहतर तरीके से हो रहा है। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट में। उसके बाद आप क्या कोशिश करेंगे कि उसका जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वो कट डाउन हो सके। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या करा कि आपने सोचा कि ये बार बार झुक रहा है, इसको बार बार झुकने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ ऐसा करते हैं जो इसका जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहा है बार बार बेंड डाउन होने का, ये कट डाउन हो जाए। नेक्स्ट उसके पास लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट इन वर्कर्स में अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को मिनिमाइज करने के लिए उसको कोई एक मैनेजर को सूटेबल इक्विपमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं। यानी कि उसको देखना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या करूं जो इसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जैसे कि अभी मैनेजर ने सोचा कि मैं यहाँ पे एक स्टूल रख देता हूँ, स्टूल के ऊपर टूल बॉक्स रख दूंगा तो इसका जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करिए कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स हैं कि पहले भाई रॉ मटेरियल आता है ए के पास, ए से रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होकर बी के पास जाता है और बी से वो सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होकर सी के पास जाता है। तो अगर आपने अपने डिपार्टमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करा हुआ है कि ए से कन्वर्ट होकर आपका जो रॉ मटेरियल है वो बी के पास जाता है और बी से फिर सी के पास जाता है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है कि भाई पहले बी के पास इतना दूर गया फिर वापस से सी के पास आया। वहीं पे आप अपने डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते थे कि भाई ए से वो डायरेक्ट बी के पास जाए और बी से डायरेक्ट वो सी के पास जाए। तो इससे आपने देखा कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कट डाउन हो गया, वो डायरेक्ट चला गया और इससे उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। अब भाई आपके वर्कर्स की अगर एनर्जी लेवल वेस्ट नहीं होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी शो कर पाता है, और ज़्यादा एफिशिएंसी शो करेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो ये थे भाई मोशन स्टडी। चलिए देखते हैं 7th पॉइंट। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में, तो चलिए इनका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। तो टाइम स्टडी का मीनिंग क्या होता है? टाइम स्टडी का मीनिंग होता है इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना समय लगेगा ये चीज़ हमें टाइम स्टडी बताती है। मोशन स्टडी क्या बताती है? इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ जॉब। और जब वो काम कर रहे हैं तो वो कितना मूवमेंट कर रहे हैं, कितनी बार उठ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मोशन स्टडी बताती है। पर्पस क्या होता है टाइम स्टडी करने का? पर्पस ये होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। एक दिन में एक वर्कर कितना काम करेगा, मशीन कितनी काम करेगी, या फिर कितना सामान बनेगा, ये सारी चीज़ें पहले से टाइम फिक्स हो जाए। और इसका पर्पस क्या होता है मोशन स्टडी का? ताकि वेस्टफुल या फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स एलिमिनेट हो जाए, ताकि वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। भाई इधर उधर वो घूमता रहेगा, फालतू में उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी लेवल उसका लो हो जाएगा और वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। टाइम स्टडी का मेथड क्या होता है कि भाई ये तो स्टॉप वॉच से करा जाता है कि एक मैनेजर जो है वो फैक्ट्री में खड़ा हो जाए और वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाए कि ये काम जो आपका वर्कर है इतनी देर में कर रहा है, स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाए वो। और इसमें क्या है, मोशन स्टडी में वो कैमरे की मदद से देखेगा, कैमरे की मदद से देखेगा कि भाई वो कितनी बार उठ रहा है, कितनी बार बैठ रहा है, कितनी बार जा रहा था, कितनी बार यहाँ जा गया है, या फिर जो भी उसने वेस्टफुल मूवमेंट करा है वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो मेथड क्या रहेगा कि भाई ये तो स्टॉप वॉच से कंडक्ट किया जाता है और
और ये कैमरे से कंडक्ट किया जाता है। ये था डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अब पढ़ते हैं हमारा 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है वर्क स्टडी। ये हमारा बड़ा ही छोटा सा पॉइंट है। इसका जो मोटिव होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जो आपका काम है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में हो जाए और मैक्सिमम आपका प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए मिनिमम कॉस्ट में। इसमें क्या करना होता है, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके आप अपना काम करवाना होता है। आप टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, सारी स्टडीज़ को मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए और मिनिमम कॉस्ट में आए। तो ये थी भाई वर्क स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 8th टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है उसको आप 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। एक है आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय और एक है आपका इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। एफिशिएंट एम्प्लॉय कौन सा है, जो भाई वो टाइम पे अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर देता है, बल्कि टाइम से पहले कर देता है। और इनएफिशिएंट जो है वो टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये इंसिस्ट करता है कि आप अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के वेज रेट में डिफरेंस रखिए। एफिशिएंट वाले को ज़्यादा पैसे दीजिए और इनएफिशिएंट वाले को कम पैसे दीजिए। तो पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा वेज पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। कि भाई अगर आप किसी एफिशिएंट वर्कर को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो उससे क्या होगा कि भाई उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो एफिशिएंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसने आज तो अच्छे से काम कर दिया लेकिन वो कल अच्छे से काम ना करे। अगर आप उसको उसके अच्छे काम करने का, उसकी एफिशिएंसी का रिवॉर्ड देंगे तो फिर वो एफिशिएंट ही रहेगा। नेक्स्ट, extra wage paid to efficient employee will motivate inefficient employees to come in the category of efficient employees। यानी कि आप अगर efficient वर्कर को ज़्यादा वेज देंगे तो inefficient वाला भी मोटिवेट होगा कि भाई मैं भी इस कैटेगरी में जाऊँ, और अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ऐसा करना है कि आप किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक वेज रेट पहले से स्टैंडर्ड वेज रेट सेट कर दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए आप कि किस एम्प्लॉय ने आपका जो टारगेट है वो समय से पहले अचीव कर लिया। अगर समय से पहले अचीव कर लिया है तो आप उस स्टैंडर्ड वेज रेट से ज़्यादा पैसे दीजिए उसको, और अगर वो समय पे कंप्लीट नहीं कर पाया है तो उस स्टैंडर्ड वेज से कम पैसे दीजिए उसको। तो ये होता है भाई डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो 9th और लास्ट टेक्निक है हमारी मेंटल रिवॉल्यूशन। हमने जब टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था, सेकंड जो प्रिंसिपल था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 2 ग्रुप्स होते हैं, मैनेजमेंट लेवल और वर्कर लेवल। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करना चाहिए, हार्मनी में काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्कॉर्ड यानी कि डिस्प्यूट नहीं रखना चाहिए। तो मेंटल रिवॉल्यूशन की जो टेक्निक है ये उसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट लेवल का ग्रुप होता है और एक वर्कर लेवल का ग्रुप होता है। दोनों के जो एटीट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। कैसे? दोनों एक दूसरे के बारे में प्रेजुडिस रखते हैं। मैनेजमेंट लेवल का बंदा ये सोचता है कि ये जो वर्कर लेवल के लोग हैं ये तो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, कोई काम धंधा करते नहीं है, बस मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं। और जो वर्कर लेवल के लोग हैं वो ये सोचते हैं हम तो ओवरबर्डन है, हमसे बहुत सारा काम कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको सैलरी नहीं दी जाती है। तो दोनों के जो एटीट्यूड्स होते हैं क्लैश करते हैं और दोनों की ये एटीट्यूड्स गलत हैं। तो दोनों को ही अपने एटीट्यूड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपना मेंटल रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट यही है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। नेक्स्ट, कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में काम करना चाहिए, क्योंकि जो दोनों का गोल है, अल्टीमेट गोल, वो तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। कोई दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं जाना है, दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाना है तो एटीट्यूड्स क्यों क्लैश हो रहे हैं? आप एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और कॉपरेशन से काम करिए। अडैप्टिंग सिस्टमैटिक थिंकिंग नॉट प्रेजुडिस। आप प्रेजुडिस मत रखिए। आपको नहीं पता कि मैनेजमेंट लेवल का जो बंदा है वो किस सिचुएशन में है या क्या कर रहा है, तो आप वर्कर लेवल के इंसान को मैनेजमेंट लेवल के बंदे के लिए प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। ये नहीं, पहले से नहीं सोच लेना चाहिए कि ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो बस मुझसे काम कराता रहता है और मुझे कोई सैलरी नहीं देता
और मैनेजमेंट लेवल के बंदे को भी वर्कर के बारे में ये अपने आप से थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि ये तो बड़ा कामचोर है, ये कोई काम धंधा नहीं करता है, जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, दोनों का ही मोटिव अच्छा ही है। तो एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड्स का क्लैश नहीं होना चाहिए, तो प्रेजुडिस आपको नहीं रखना चाहिए बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ वर्कर। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में यही था। यहाँ पर हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय टेलर यहाँ पर ख़त्म होती हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट एडवांटेज है इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है कि आपके बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। एफिशिएंसी आपकी कैसे इंप्रूव होगी, आप टेक्निक्स में जाएं तो आप वो वाली टेक्निक देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वाली, तो वो टेक्निक ही इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि आपकी बिजनेस की आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। कैसे होगी भाई, आप बहुत सारी वेराइटीज़ में डील कर रहे हैं तो आप इतनी सारी वेराइटीज़ ना बना के कुछ कम वेराइटी रखिए, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन रखिए। इससे क्या होगा, आपके सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होगा और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। कैसे करता है, सारे वेस्टेज को वो मेक श्योर करता है कि किसी भी तरीके का वेस्टेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। किस तरीके से मेक श्योर करता है, ये बहुत सारी टेक्निक्स थी कि भाई आपकी टाइम स्टडी थी, मोशन स्टडी थी, मेथड स्टडी थी, वो सारी ही स्टडीज़ इसी चीज़ पे फोकस कर रही थी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का वेस्टेज ना हो, ना एनर्जी का, ना रिसोर्सेज का, ना टाइम का, किसी भी चीज़ का। तो इससे क्या होगा कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस फर्म इज इनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। भाई आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो आप मार्केट में एक बिगर शेयर कैप्चर कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो ज़्यादा कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप इससे अपना बिगर मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग्स वर्कर एंड मैनेजमेंट क्लोजर। तो मेंटल रिवॉल्यूशन वाली जो टेक्निक थी वो यहाँ पे वर्क करती है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन लाती है और इससे उनकी जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होता है। अब उनका रिलेशनशिप बेहतर होगा तो क्या होगा कि वो दोनों ही अपने काम में एफिशिएंसी ज़्यादा शो कर पाएंगे। नेक्स्ट, मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ वर्कर्स। तो लास्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि भाई आपके जो वर्कर को आप अगर ट्रेनिंग देते हैं और आपकी वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि आप अपने वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करिए, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करके, और इसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लास्ट पॉइंट इज इनेबल द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये टेक्निक हमने पढ़ी थी। इस टेक्निक में क्या था कि आप अपने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के पीस वेज सिस्टम में डिफरेंस रखिए ताकि आप एफिशिएंट वाले को ज़्यादा पैसे दीजिए, इनएफिशिएंट वाले को कम पैसे दीजिए। इससे क्या होगा कि दोनों ही लोग मोटिवेट होते हैं ज़्यादा एफिशिएंसी शो करने के लिए, तो इससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो ये तो थे भाई एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। ये टेक्निक्स आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी है, आप बस इनके नाम और एक एक लाइन में मतलब समझ लीजिए, और इतना ही आपके कोर्स में है। फर्स्ट, ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च ये टेक्निक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप की गई थी। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए रिसोर्सेज का, इसीलिए एक टेक्निक डेवलप की गई थी। इसमें था क्या कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू आपको डिसीजंस लेने हैं, कोई भी सूटेबल डिसीजन, जिससे क्या होगा आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड, लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो टेक्निक है ये इंसिस्ट करती है कि आपको वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। तो कुछ 7 वेस्टेज में क्लासिफाई किया गया है इस टेक्निक को। 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। फर्स्ट इज़ वेटिंग टाइम, कि टाइम का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होना चाहिए कि भाई अगर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए इतने महीनों तक वेट कर रहा है, तो इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम इसके बीच में नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के बीच में। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि आप फालतू में ट्रांसपोर्ट मत करिए कि आप इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट लेके जा रहे हैं, फिर इस डिपार्टमेंट से दूसरे, तीसरे से चौथे।
फिजूल में, जबकि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर भी उतना ही काम हो सकता था। आप फिजूल में उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इससे रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई आपने एक बार काउंट कर लिया, आप दोबारा काउंट करने बैठ गए, आपने एक बार चेक कर लिया, आप दोबारा चेक करने बैठ गए। तो इससे क्या होगा, टाइम एंड एनर्जी, रिसोर्सेज सबका वेस्टेज होगा। आपको एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है, आपको वेस्टेज नहीं करना है। मोशन यानी कि फिजूल में जो आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, झुक रहे हो, चल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी टाइम एंड एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो मोशन आपको फालतू का मूवमेंट नहीं करना है। इन्वेंट्री यानी कि आपको पहले से बहुत सारी इन्वेंट्री नहीं मंगा के रख लेनी है कि आप रॉ मटेरियल मंगा के रख लो या फिर बहुत सारी चीज़ें रख लो। तो इससे क्या होगा कि भाई आपको नुकसान होगा कि भाई अगर वो यूज़ ही नहीं हो पाई तो क्या होगा। तो वेस्टेज नहीं करना है। स्क्रैप यानी कि आपने भाई इतना सारा कबाड़ा आपने निकाल दिया, इतना सारा स्क्रैप हो गया है, तो स्क्रैप भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी आपको बहुत बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी प्रोसेस को रिपीट नहीं करना चाहिए बहुत बार, उसी तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी आपको ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड टेक्निक है काइजन। काइजन जो है ये हमारा एक जापानीज़ वर्ड है, इट मीन्स चेंज फॉर बेटर। इसमें होता क्या है कि जैसे आपका कोई भी बहुत डिफ़िकल्ट कोई टास्क है प्रोडक्शन को करने का, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करके उस टास्क को सिंपल बनाया जाता है। सिक्स सिग्मा, इसमें होता क्या है कि भाई आप बहुत सारी वैरायटीज़ में ना डील करके आप थोड़ी कम वैरायटीज़ में डील करिए, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। लास्ट, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप अपने पास बहुत सारी इन्वेंट्री जमा करके नहीं रखिए, इन्वेंट्री का आप इस तरीके से मैनेजमेंट करिए कि कॉस्ट जो है आपकी कम से कम आए, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो ये थी भाई हमारी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। तो आज हमने देखे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय F.W. टेलर एंड सम मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलिए, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।